नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सर्किल स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जब कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है कोई भी विद्यार्थी, तो एक बहुत बड़ी गलती ये लोग करते हैं कि सीधा सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। सेट प्रैक्टिस प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात हम एग्री करते हैं इस बात से, लेकिन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रिपरेशन होना भी ज़रूरी है, तभी सेट प्रैक्टिस में आप अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हर एक टॉपिक का पार्टिकुलर रूप से आप प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए। तो आज सर्किल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्किल में पहले हम सर्किल को इंट्रोड्यूस कर देंगे। सर्किल क्या होता है, सर्किल से में टर्मिनोलॉजी क्या क्या सवालों में यूज होता है। टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर वो आ गया कहीं उसका आप सेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उसका मीनिंग समझते समझते काफ़ी समय लग जा रहा है, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी को हमेशा ही ज्योमेट्री में खास करके सारे टर्म्स को आप पहले से तैयार करके जाइएगा कि ये सारा टर्म्स सवाल में आ सकता है। ठीक है, देखिए पहले आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मान लो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और अगर कोई आपसे कहता है कि भाई इससे तुम 10 मीटर के डिस्टेंस पे जाओ और अब तुम चलना शुरू करो, चलो, लेकिन इस पॉइंट से तुम्हारा डिस्टेंस जो है ना वो 10 मीटर से ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, यानी तुमको ऐसे चलना है ऐसे चलना है कि इस पॉइंट से 10 मीटर का डिस्टेंस बना हुआ रहे। ठीक है, तो आप जहाँ भी आगे बढ़िएगा इस तरह से 10 मीटर का डिस्टेंस पे ही आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से जब आप चलते रहेंगे, चलते चलते जो आपका रास्ता होगा ना वही सर्किल हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? यानी किसी एक पॉइंट से निश्चित दूरी पर अगर कोई चलना स्टार्ट करे तब जो रास्ता बनता है वो सर्किल होता है। ठीक है, जैसे आप अपने उंगली में एक रस्सी ऐसे बांध लीजिए और उसमें कुछ स्टोन वगैरह आप उसमें बांध दीजिए और उसे घुमाते हैं, तो कैसा ट्रैक बनता है? सर्कुलर ट्रैक बनता है ना। या आपने झूला देखा होगा, जिसे हम आसमानी झूला कहते हैं, जो मेला वगैरह में लगा हुआ रहता है, तो उसमें जहाँ पे लोग लटके हुए रहते हैं झूले में, एक फिक्स पॉइंट है सेंटर पे, उससे हमेशा उसका डिस्टेंस क्या होता है बंधु? हमेशा समान होता है। तो यही सर्किल का डेफिनेशन है कि एक ऐसा ट्रेजेक्ट्री, एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जो किसी बिंदु से हमेशा समान दूरी पर रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। अब देखिए, ये पूरा सम्मिलित रूप से वृत्त कहलाता है, और ये जो रास्ता जो बना था अभी हमारा, इस रास्ता को हम इस वृत्त का परिधि कहते हैं। ये तो हमारा सर्किल हो गया, यानी वृत्त, और इसे हम क्या कहते हैं? परिधि, यानी सरकमफेरेंस। इस बिंदु को जहां से हमेशा समान दूरी पर रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर, यानी केंद्र। ठीक है, और जितना दूरी है मतलब सेंटर और परिधि के बीच का, ये तो हमेशा समान ही रहेगा। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस, यानी त्रिज्या। सेंटर और परिधि के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बंधु? रेडियस, यानी त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए, एक ऐसा लाइन जो सर्किल के परिधि के दो बिंदु को टच करे लेकिन वह पास हो सेंटर से, ये लाइन जैसे है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? डायमीटर, यानी व्यास। डायमीटर यानी व्यास। तो आप देखिए, ये पॉइंट है सेंटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी रेडियस हुआ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी रेडियस हुआ। दैट मीन्स डायमीटर जो हमारा है 2 × r के बराबर होगा। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं,
मगर हमारा जो फ़र्ज है हम बता देते हैं एक बार, क्या पता कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जिनको ये सब चीज़ें भी पता नहीं हो। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब देखिए एक चीज़, एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये पाया गया कि जो सर्किल का जो परिधि है, ठीक है, सर्किल का जो सरकमफेरेंस है उसको हमने C कहा, और डायमीटर यानी 2 इंटू R, इसका जो अनुपात है ना ये कांस्टेंट होता है हमेशा, ये बदलता नहीं। चाहे कैसा भी सर्किल आप लीजिए, बड़ा सर्किल लीजिए, छोटा सर्किल लीजिए, दुनिया का किसी भी वृत्त में सरकमफेरेंस यानी परिधि और 2R यानी व्यास का जो अनुपात होगा वो हमेशा फिक्स होगा। इसका वैल्यू होता है 3.14 और ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। अब ध्यान रखना, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, परिमेय संख्या दो तरह का होता है, अगर डेसिमल में है तब। एक या तो टर्मिनेट कर जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हम उसे कहते हैं जो कि कुछ डिजिट के बाद जा कर के डिजिट आना बंद हो जाता है, उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और दूसरा हम रेकरिंग कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि 2.343434 इस तरह से अनंत तक बढ़ते जाता है, तो ये रेकरिंग कहलाता है। तो इसे भी हम परिमेय यानी रेशनल कहते हैं। और अगर कोई संख्या ऐसा है 2.3427 उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। लेकिन ऐसा संख्या जो कि डेसिमल के बाद अनंत तक चलते तो जा रहा है लेकिन कोई पैटर्न इसका नहीं है, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है, लेकिन जैसे इसमें एक पैटर्न हो गया ना, 3-4 पे क्या हो रहा है, रीअकर, रेकरिंग हम इसीलिए कहते हैं। रीअकर मतलब पुनः वही आ जाना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि डिजिट बदलते जा रहा है, कहीं भी ये रीअकर नहीं हो रहा है, रेकरिंग नहीं हो रहा है, तो इसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। तो ये जो वैल्यू है ना C/2R, ये अनंत तक जाता है डेसिमल के बाद, लेकिन ना तो ये टर्मिनेट करता है, ना ही रीअकर इसमें होता है, यानी ना तो रेकरिंग होता है ना ही टर्मिनेटिंग होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। दैट मीन्स इरेशनल नंबर। आप इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो इरेशनल नंबर। अब देखिए इसे डिनोट किया जाता है 22 पाई से, ठीक है, और ये लगभग 22/7 के बराबर होता है। आप लगभग इसे 22/7 के बराबर कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये 22/7 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली 22/7 के बराबर होगा तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है ना। कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में होता है, यानी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, उसे हम परिमेय कहते हैं। लेकिन जो वैल्यू C/2R का आता है उसे आप p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। तो किस आधार पर लिखिएगा, रेकरिंग होता है उसे भी लिखने का तरीका है, टर्मिनेटिंग होता है उसे भी लिखने का तरीका है, लेकिन ये जो अनंत तक जा रहा है डेसिमल के बाद और रेकरिंग भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, उसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाइएगा। तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये हम लोग सवाल बनाने में इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, पाई का मान 22/7 लिया करते हैं अक्सर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतना बात को आप अच्छे से समझ लेना कि अगर वृत्त नहीं बनाया जाता और डायमीटर, सरकमफेरेंस और डायमीटर यानी परिधि और व्यास का अनुपात निकाल करके हर एक वृत्त में देखा नहीं जाता, तो ये कांस्टेंट हमें नहीं मिलता। और अगर ये कांस्टेंट हमें नहीं मिलता तो हमें पाई भी नहीं मिलता। लेकिन लोग समझते हैं कि पाई एक पहले से एक स्थापित नंबर है, कि सरकमफेरेंस अगर निकालना है तो 2πr कर दो, और एरिया निकालना है तो πr² कर दो, है ना।
लेकिन पाई का डिफिनीशन ही आता है सरकमफेरेंस और जो व्यास हमारा है यानी डायमीटर उसके अनुपात से। ठीक है, पाई अस्तित्व में कब आया? जब देखा गया ये कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम बता रहे हैं सर्किल को रेखा दो तरह से टच करती है। एक टच करने का तरीका ये हुआ कि आर पार कर गया। अगर आर पार रेखा करती है सर्किल के यानी भीतर चली गई तो वो 2 पॉइंट पर, 2 बिंदु पर वृत्त को टच करती है और इस रेखा को हम सेकेंड कहते हैं। हिंदी में इसे छेदक कहा जाता है। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? छेदक। ठीक है, अगर कोई रेखा सर्किल को बाहर से टच करती है, ऐसे इस तरह से टच कर रही है बाहर से, तो ये सर्किल को देखिए, इसमें दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि इतने पॉइंट पे टच कर रहा है रेखा, लेकिन वस्तुतः ये मात्र एक ही पॉइंट को टच करती है, क्योंकि सर्किल काफ़ी टेढ़ा होता है ना। अगर एक पॉइंट को टच कर दिया या मैक्सिमम 2 पॉइंट कह सकते हैं उसे आप। ठीक है, क्योंकि सर्किल तो मुड़ा हुआ रहता है और रेखा तो स्ट्रेट जाती है इस तरह से, तो सर्किल को एक ही पॉइंट पर ये रेखा टच करती है। इसे हम क्या कहते हैं बंधु? टेंजेंट। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। इसे हम स्पर्श रेखा नहीं कह सकते, इसे हम छेदक, चूँकि ये छेद कर रहा है। ठीक है, और हमने तो पहले भी आपको बता रखा था कि अगर यहाँ से टेंजेंट जिस पॉइंट को टच कर रहा है ना, उस पॉइंट को अगर आप सेंटर से मिला दीजिएगा तो ये रेडियस तो होगा ही ना, रेडियस होगा ही, और यहाँ पर ये क्या होगा? लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर आपने हमारा ट्रायंगल का वीडियो देखा था तो उसमें हमने रीज़न भी बताया था कि क्यों ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब दोबारा हम नहीं बताएंगे। ट्रायंगल के वीडियो में हमने ये ऑलरेडी बता रखा है कि ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस ऑलवेज, किस पे? टेंजेंट पे। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। अब देखिए ये छेदक है, इसका नाम हमने दिया एल और इस टेंजेंट का नाम हम देते हैं एल। क्या है? छेदक है। लेकिन अगर इस पॉइंट को हम ए और बी कह दें तो ए बी जो है ना, ए से लेके बी तक, अब ये छेदक नहीं कहलाएगा। अगर हम सिर्फ लाइन ए बी को कंसीडर करें तो ये छेदक नहीं कहलाएगा, इसे हम कहेंगे कोड यानी जीवा। ठीक है, ध्यान रखना बंधु, जीवा की एक डेफिनिट लंबाई होती है, एक फिक्स्ड लेंथ होता है, लेकिन जो सेकेंड है यानी जो बाहर से आकर के निकल रहा है बाहर, दैट मीन्स छेदक, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है। जीवा जो है, जीवा एक रेखा खंड है यानी लाइन सेगमेंट है, रेखा खंड यानी लाइन सेगमेंट है, जबकि सेकेंड या टेंजेंट लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है यानी रेखा है। ठीक है, एल और एम रेखा है, लेकिन ए बी जो है ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ऐसा कभी सवाल बनता ही नहीं कि सेकेंड की लंबाई क्या होगी या टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, टेंजेंट की दूरी क्या होगी सेंटर से, ये सवाल बन सकता है। सेकेंड का डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से, ये सवाल बन सकता है। जीवा की लंबाई क्या होगी, ये सवाल बन सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, टेंजेंट का डिस्टेंस अगर पूछ दिया जाए आपसे कि सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा? जो रेडियस की लंबाई है वही इसका डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर। ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, हमने पहले भी बताया है आपको, आप कृपया करके हमारा ट्रायंगल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट हमने आराम से बता रखा है। अब देखिए, किसी भी वृत्त में जो परिधि है, अगर इस परिधि का एक सेगमेंट आप लेते हैं यानी एक खंड लेते हैं इस परिधि का,
दैट मीन्स जैसे हमने ये वाला सेगमेंट लिया, यहाँ से लेके ए बी तक, ए से लेके बी तक, तो ये जो लाइन है ना, ये इसका आर्क कहलाएगा। ठीक है, ये गले में खराश काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ज़्यादा ज़ोर से हम बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी उम्मीद है माइक ठीक ठाक है, आवाज़ आपको सुनाई पड़े सही सही। तो हम ए बी को क्या कहेंगे? ए बी को चाप यानी आर्क। ये देखिए इसका सिंबल है आर्क का। ये मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये जीवा को शो करेगा। सिर्फ ए बी हम लिखते हैं, दैट मीन्स ए और बी के बीच में लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कोड यानी जीवा। लेकिन जब हम इस पे लगा देते हैं, दैट मीन्स हम आर्क की बात कर रहे हैं। इसे हम आर्क यानी चाप हिंदी में लिखते हैं। अब देखिए आर्क दो तरह का हो जाएगा। जैसे अगर हमने ए बी आर्क को लिया तो दो तरह का आर्क हो गया। एक ये वाला आर्क हो गया ए बी, और इस आर्क को, ये बड़ा वाला जो आर्क है जिसको हम रेड से देखिए कर दे रहे हैं, रेड का लाइन हमने जिस पे चला दिया, तो ये बड़ा वाला जो आर्क है इसे भी हम आर्क ए बी ही कहेंगे। लेकिन ये हुआ लघु चाप यानी माइनर आर्क, और ये हुआ दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क। ठीक है, तो एक होगा माइनर आर्क, हिंदी में क्या लिखेगा? माइनर आर्क ए बी, और हिंदी में से क्या लिखेगा? लघु चाप ए बी। ठीक है, इसे, और इधर वाला जो आर्क है इसे क्या कहेंगे हम? मेजर आर्क ए बी, मतलब दीर्घ चाप ए बी। ये वीडियो बेसिकली बेसिक चीज़ों के लिए ही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें इन चीज़ों को बताने की क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अगर कोई पॉइंट उन्हें पता नहीं है तो एग्ज़ाम में एक्सीडेंट हो सकता है उनका। सवाल आसान है फिर भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मेजर आर्क और माइनर आर्क का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। मान लो कि अगर कह दिया जाए कि आर्क ए बी के द्वारा बनाया गया एंगल एट सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस पे आर्क ए बी के द्वारा बनाया गया कोण, तो एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। दोनों ही कोण आर्क ए बी के द्वारा बन रहा है सर्कमफेरेंस पे। तो जब मेजर की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला एंगल, और माइनर की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा ये वाला। ठीक है, ध्यान में हमेशा रखना है ये बात कि माइनर के द्वारा, माइनर आर्क के द्वारा जब भी सर्कमफेरेंस पे कोण बनेगा वो 90 डिग्री से कम होगा, और मेजर आर्क के द्वारा जब भी सर्कमफेरेंस पे कोण बनेगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। इन दोनों का सम तो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना, और सर्किल में हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ाएंगे। क्वाड्रिलेटरल में हमने नहीं पढ़ाया क्योंकि इसमें सर्किल का भी कुछ कॉन्सेप्ट लगता है इसलिए। ठीक है, तो लघु चाप के द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा ये हमेशा क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। और अगर ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, जैसे सवाल में आपसे कह दिया जाए कि चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर मान लो कि 150 डिग्री का कोण बन रहा है, कहाँ पे? केंद्र पे। तो ठीक है, ये हो गया 150 डिग्री का कोण। अब आपसे पूछेगा कि मेजर आर्क ए बी के द्वारा परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। दैट मीन्स आप सीधे 75 मत कह दीजिएगा। ठीक है, 75 नहीं होगा, मतलब ये तो माइनर आर्क के द्वारा यहाँ 75 बनेगा ना, मेजर आर्क के द्वारा यानी ये वाला निकालना है, तो 75 आपने देख लिया कि ये 75 होगा,
उसे 180 में माइनस कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 105। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 150 को आप 360 में घटा दीजिए तो 210 हो जाएगा। ये इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 210, तो ये कितना बचेगा 210 का आधा यानी 105। ये सारा रीज़न भी हमने बताया है और बताएंगे भी कि क्यों परिधि पर का कोण जो है वो सेंटर पर के कोण का आधा होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे भी, ठीक है। बहरहाल आप इन चीज़ों को समझिएगा कि क्यों हम मेजर आर्क माइनर आर्क सारा टर्म आपका क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल सवालों में होगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर सवाल बना नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम इसे मिलाते हैं तो जीवा और चाप के द्वारा जो क्षेत्र बनता है इसे हम क्या कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट भी दो तरह का होगा, एक छोटा सेगमेंट एक बड़ा सेगमेंट, ठीक है। ये भी हमारा क्या है सेगमेंट है, ये बड़ा सेगमेंट हो गया और ये छोटा सेगमेंट हो गया, ठीक है। आप हिंदी में सेगमेंट को शायद वृत्तखंड या कुछ कहा जाता है, ये आगे हम बता देंगे। इसका हिंदी में हमको कन्फ्यूजन है, ठीक है। आगे इसका इस्तेमाल होगा, हम बता देंगे कि सेगमेंट को कहा क्या जाता है। ऐसे वृत्तखंड भी इसे लिखा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, दो सर्किल, हमने पहले भी आपसे कहा था कि कुछ कुछ आकृति ऐसा होता है जो कि ऑलवेज सिमिलर होता है, ठीक है। दो वृत्त हमेशा ही क्या होगा सिमिलर होगा, दो सर्किल ऑलवेज सिमिलर होगा, चाहे उसका साइज कुछ भी हो। और जब सिमिलर होगा तो जिस रेशियो में उसका वन डायमेंशन होगा, जैसे अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कैपिटल R है, अगर r और कैपिटल R का स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो 2:3 है तो सारा वन डायमेंशनल एस्पेक्ट इसी रेशियो में होगा। मतलब इसका सरकमफेरेंस, अगर ये r और r का रेशियो है तो C1 और C2 का अनुपात भी क्या होगा बंधु 2:3। ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। दोनों के डायमीटर का भी रेशियो क्या होगा 2:3, लेकिन एरिया का रेशियो क्या होगा 4:9, है ना। जिस रेशियो में वन डायमेंशनल एस्पेक्ट होता है उसके वर्ग के रेशियो में 2 डायमेंशनल होगा, तो एरिया तो 2 डायमेंशनल होता है। तो इन दोनों सर्किल के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर पूछेगा इस कंडीशन में तो हम रेडियस को स्क्वायर कर देंगे। मान लो कि दो सर्किल के सरकमफेरेंस का अनुपात आपको कह दिया जाए कि 2:3 है, कहे कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आप सीधा क्या कहिएगा 4:9 होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना। एरिया ऑलवेज स्क्वायर होगा किसी भी वन डायमेंशनल, डायमीटर का रेशियो दिया हुआ रहे दोनों के, या फिर रेडियस का रेशियो दिया हुआ रहे, या फिर सरकमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरिया का रेशियो निकालने के लिए आप स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होगा जब उसका रेडियस समान होगा, ठीक है। दो सर्किल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जब उसका रेडियस समान होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब उसको सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है, सकेंद्रीय वृत्त। इंग्लिश में क्या कहते हैं कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक को यानी दो, समान सेंटर वाला, कोसेंट्रिक सर्किल, सकेंद्रीय वृत्त। इसमें होगा क्या, मान लो कि दो सर्किल बना हुआ है, दोनों का सेंटर समान है, तो एक सर्किल जाहिर सी बात है दूसरे के बाहर रहेगा, ठीक है। इस तरह से दोनों का रेडियस डिफरेंट होगा बट सेंटर दोनों का कांस्टेंट होगा, समान होगा। एक ही पॉइंट के चारों तरफ दोनों सर्किल अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो मेंसुरेशन में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, ये सब एरिया निकालना रहता है। और भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों सर्किल का एरिया दिया हुआ रहेगा, दोनों के रेडियस का डिफरेंस पूछा जाएगा, तो ठीक है। तो लगभग जितना भी टर्म था हमने देखा सर्किल में, और अगर एक दो टर्म छूट गया है तो आगे सवालों का जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे बनाना
जैसे इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम थ्योरी डील करेंगे, ठीक है। और थ्योरी के बाद फिर सवाल होगा। थ्योरी जिसे आप थ्योरम कहा करते थे, प्रमेय कहा करते थे, लेकिन हम थ्योरम उसे नहीं कहते हैं, हम उसे कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट ही उसका समझाते हैं। जिस तरह से 9th-10th में हम लोग थ्योरम को समझते थे, वो एक बोझ जैसा लगता था, काफ़ी पेचीदा और तनावपूर्ण होता था। तो उस तरीके से नहीं समझ करके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद सवालों को स्टार्ट करेंगे बनाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।